व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। चलो व्हाट्सएप पे आपका चला जाएगा। लेकिन जिसको जिसको व्हाट्सएप पे चाहिए वो हमको बताओ। अच्छा, तुमको चाहिए व्हाट्सएप पे? खड़ा हो, खड़ा हो। हैं? अरे छोड़ो छोड़ो, शांत रहो, शांत रहो, आराम से पढ़े पे ध्यान दो ना रे बेहुदा। हैं? तो कुछ भी पूछ लेते, पूछने के लिए कमी थोड़ी ना। चलो आज न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो है आर्हेनियस। क्या चाहिए? कंसेप्ट। अच्छा, कंसेप्ट पढ़ रहे थे। पानी थोड़ा सा किधर रखे हम? नहीं यार, काफी। क्या? नहीं यार, चलिए आइए। आर्हेनियस थियोरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। आर्हेनियस थियोरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। अब देखो, हम लोग देखे थे कि सर इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होता आयंस में। आर्हेनियस साहब ने अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए और वो पोस्टुलेट्स को हम लोग को जानना है कि इन्होंने बोला क्या क्या है। तो इनका जो मेन पॉइंट होता है, मेन पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी, ये थ्योरी का मेन पॉइंट का बात किया जाए तो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने बोला था, एन इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट इन वाटर in two types of ions, that is positive ions and negative ions। इन्होंने बोला कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट वाटर में डिसोसिएट होगा, वाटर में क्या होगा? डिसोसिएट होगा, तो वो दो तरह का आयंस बनाएगा, दो तरह का आयंस का फॉर्मेशन करवाएगा। टू टाइप्स का आयन यहाँ पे फॉर्म्ड होगा और वो कोई और नहीं, एक होगा प्लस और दूसरा होगा निगेटिव। जैसे अगर एग्जांपल के रूप में, ये बहुत पहले से तुम पढ़ते आ रहे हो कि सर NaCl, सर अगर बात किया जाए NaCl का, NaCl को अगर पानी में डिसोसिएट करते हैं तो किस में टूटेगा बेटा? Na प्लस और Cl माइनस। अगर इसी को हम बात कर ले FeCl2 का, किसका बात कर ले? FeCl2, ये भी वाटर में डिसोसिएट करेगा तो ये क्या बनाएगा सर? Fe2 प्लस और 2Cl माइनस। तो सर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट वाटर में डिसोसिएट होते हैं तो दो तरह के आयंस का फॉर्मेशन होता है। इन वाटर then two types of ion
आर फॉर्म्ड। कितने टाइप्स के फॉर्म्ड होते हैं? दो टाइप्स के आयंस फॉर्म्ड होते हैं, एक होता है पॉजिटिव आयन और दूसरा होता है नेगेटिव आयन। इतना बात सबको समझ में आ रहा है कि सर दो तरह, ये पहला पॉइंट था किनका? आरहेनियस। किनका? आरहेनियस का। इन्होंने क्या बोला था कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट वाटर में डिसोसिएट होगा तो दो तरह के आयन का फॉर्मेशन करेगा, एक होगा पॉजिटिव आयन और दूसरा होगा निगेटिव आयन। एग्जांपल के लिए हमने तुमको दो एग्जांपल दिया, एक NaCl का, दूसरा FeCl2 का। आगे बात समझ में? चलिए पहला पॉइंट जल्दी से नोट आउट कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, ये फर्स्ट पॉइंट है आरहेनियस का। हो गया, आगे बढ़े जाए। अब देखो इनका दूसरा पॉइंट क्या बोलते हैं। इन्होंने बोला कि कोई भी मॉलिक्यूल्स स्प्लिट होगा, स्प्लिट मतलब समझते हो, टूटना, टूटेगा। कोई भी मॉलिक्यूल्स स्प्लिट होगा और स्प्लिट कहां होगा? स्प्लिट होगा तो क्या बनेगा? आयंस बनेगा। कोई भी मॉलिक्यूल्स स्प्लिट होने के बाद क्या फॉर्मेशन करेगा? आयंस का फॉर्मेशन करेगा। कहां करेगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। कहां करेगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। तो उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन। मतलब सर दूसरा पॉइंट इनका था, द मॉलिक्यूल्स स्प्लिटिंग इनटू आयंस। किसमें स्प्लिट होगा? आयंस में। एट एन कैसा? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कहां होगा बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। इन्होंने बोला कि जो स्प्लिटिंग होगा, मॉलिक्यूल्स का स्प्लिटिंग होगा किसमें? आयंस में। कहां होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में होगा। तो उस प्रोसेस को हम नाम देंगे आयोनाइजेशन। क्या नाम देंगे? आयोनाइजेशन। तो द फ्रैक्शन ऑफ द total molecules of an electrolyte as ions is called degree of ionization or degree of डिसोसिएशन। इनका कहना क्या था कि पहले तो ये बताएंगे कि कोई भी मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है किसमें? आयंस में। किसमें होता है? आयंस में। आयंस कहां बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। तो उसको हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन। और सर इससे बाद इन्होंने बोला कि इसका फ्रैक्शन, कि जितना आयंस बन गया, जितना आयंस बन गया, मॉलिक्यूल्स था, मान लो मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स था, एक सपोज मानते हैं। क्या मानते हैं? 100 मॉलिक्यूल्स था, 20 आयंस में कन्वर्ट हो गया। 20 किस में कन्वर्ट हो गया? आयंस में। तो अब तुमसे पूछे बताओ भाई डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, तो तुम क्या बताओगे? कितना कन्वर्ट हुए थे? 20। 20 को ऊपर रखोगे, टोटल मॉलिक्यूल्स कितने थे? 100। तो 20 बाई क्या कर दोगे? 100। वो क्या निकल के आएगा? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आगे बात समझ में? तो सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन
इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, पहले भी बता रखे हैं किससे, अल्फा से। तो अल्फा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, अल्फा इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, मॉलिक्यूल्स, देखना ध्यान से, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट एज किसके एज, आयंस, डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूल्स। बताओ भाई कि सर अभी लिखना मत यार, लिखोगे तो फंस जाओ, फिर समझ में नहीं आने वाला यार। यानी सही बड़ा सिंपल सिंपल, ये बिल्कुल एकदम एकदम जो है ना, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, बस समझने का जरूरत है। अभी तुमको हम क्या बताएं, कोई भी मॉलिक्यूल से स्प्लिट होता है किसमें, आयंस में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन। अगर मान लेते हैं कि सॉल्यूशन में टोटल 100 मॉलिक्यूल्स था, कितना था, 100 मॉलिक्यूल्स, उसमें से 20 बेटा आयंस में कन्वर्ट हो गया, 20 क्या हो गया, आयंस में कन्वर्ट हो गया। तो सर इस केस को अगर फ्रैक्शन कर देते हैं कि आयोनाइजेशन जो आयन में कन्वर्ट हो गया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये क्या निकल के आता, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन को किससे डिनोट करते हैं, अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू अगर फॉर्मूला के रूप में देखे तो मॉलिक्यूल्स जो डिसोसिएट होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाए, आयंस में, किसमें, आयंस में, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय। अब जरा सा एक छोटा सा अगर हम तुमसे बात पूछे, अब जरा सा देखो, अब ये अल्फा हमेशा बेटा चाहे तो छोटा नहीं तो बराबर एक के हो सकता, बड़ा कभी नहीं हो सकता। अब 100 मॉलिक्यूल्स लियो हो तो क्या तुम्हारा 101 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा, क्या होगा, चाहे तो 100 का 100 डिसोसिएट होगा, नहीं तो उससे कम डिसोसिएट होगा। और जब उससे कम डिसोसिएट होगा तो वैल्यू क्या आएगा, हमेशा एक से कम आएगा, एक से क्या आएगा, कम आएगा। और ये पूरा का पूरा अगर टूट गया तो वैल्यू 1 आएगा, वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब सर जब 100% डिसोसिएशन होगा, जब 100%, जब हमारा डिसोसिएशन कितना परसेंट होगा, 100% अगर डिसोसिएशन होगा किसका, इलेक्ट्रोलाइट का, इलेक्ट्रोलाइटिक मॉलिक्यूल्स का, किसमें, आयंस में, किसमें, आयंस में, तो उस केस में जो अल्फा होगा बेटा वो कितने के बराबर आएगा, 1 के बराबर। लेकिन जब अल्फा 1 से कम आएगा, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब यह है सर कि 100% डिसोसिएशन नहीं हुआ है। मतलब सर जितना तुम मॉलिक्यूल्स लिए हो वो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स आयंस में कन्वर्ट नहीं हुआ है। और जब ऐसा हुआ तो जरा सा सोचो, एक क्वेश्चन के रूप में हम तुमको समझाते हैं कि मान लेते हैं कि मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स था, कितने था, 100 मॉलिक्यूल्स थे, इसमें से 20 मॉलिक्यूल्स बेटा डिसोसिएट हो गए, 20 मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, डिसोसिएट इनटू आयंस, डिसोसिएट इनटू आयंस। सर डिसोसिएट इनटू किस में डिसोसिएट हो गया बेटा, आयंस में। तो सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो अल्फा इज इक्वल टू तुम क्या निकाल लोगे, तो सर 20/100 कितना निकल जाएगा, 0.2। अब अल्फा का वैल्यू जितना कम आएगा, जितना कम आएगा वो सॉल्यूशन हमेशा कैसा होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, कैसा होगा। और जब अल्फा का वैल्यू ज्यादा होगा, मतलब 1 के पास में होगा, कहां पे होगा, 1 के पास में होगा, तो वो इलेक्ट्रोलाइट कैसा इलेक्ट्रोलाइट होगा। अब तुम अल्फा के वैल्यू से स्ट्रॉन्ग और वीक पकड़ लोगे क्या, किन्हीं को दिक्कत है कि सर अगर अल्फा अभी देखो 0.2 आया है तो ये वीक होगा क्या स्ट्रॉन्ग होगा, वीक होगा। अगर यही अल्फा का वैल्यू नियरली द सेम या नियरली द इक्वल ऑफ 1, नियरली द इक्वल ऑफ 1 मतलब 0.9 हो, 0.98 हो, 0.99 हो या 1 हो, पूरा का पूरा 100% डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन। अभी बोले ना कि 100% डिसोसिएशन तो अल्फा का वैल्यू 1, और जब अल्फा का वैल्यू 1 से कम मतलब 100% डिसोसिएशन नहीं है, कुछ फ्रैक्शन ऐसा रह गया जो मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूल्स रह गया, वो आयंस में डिसोसिएट नहीं हुए। सबसे पहला माइंड में क्यों आइए बात समझ में कि सर ऐसा केस हुआ होगा
कि हम मान लेते हैं कि अभी तो एग्जांपल दे दिया ना 100 मॉलिक्यूल्स लिए, उसमें से 20 आयंस में डिसोसिएट हो गए। अब हम अल्फा निकालने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 20/100, वो कितना निकल के आया 0.2। अब ये कब हो सकता है, थोड़ा सा माइंड लगाओ। सर कोवेलेंट वाला जल्दी नहीं टूटेगा, आयनिक तो इलेक्ट्रोलाइट में तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब कोवेलेंट वाले वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे, कोवेलेंट वाले वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे और आयनिक वाले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब अब हम मॉलिक्यूल्स को देख के भी पकड़ सकते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कौन, जहां पे कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा है, जहां पे कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा है उसको हम सीधा क्या बोल देंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट, और जहां पे हमको क्या दिखेगा आयनिक बॉन्ड, उसको हम क्या बोलेंगे। आयनिक बॉन्ड कौन बनाता है सर, ग्रुप 1 का एलिमेंट और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसका अगर प्रोडक्ट हमको दिख रहा मतलब कहीं ना कहीं आयनिक है, और आयनिक है तो कैसा होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, MgCl2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आ रहा बात समझ में। तो सर ये केस था, ये समझ में आ गया, दूसरा पॉइंट इनका समझ में आया, दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बोला, क्लियर हो गया सभी लोग, जल्दी से नोट आउट करो, फिर तीसरा पे हो गया। चलिए आगे बढ़े। हो गया। ये ठीक है ना, इसको उतारने का कोई जरूरत है नहीं, तुम इसमें से ये पॉइंट उतार सकते हो और ये चीज उतार सकते हो। हो गया क्या भाई, आगे बढ़े। कितने पॉइंट हुआ रेनियस का, 2। तीसरा आते हैं, ये तीसरा पॉइंट क्या बोले सुनना, देखो इधर देखो, पहले समझ लेना फिर अपने आप समझ में आ जाए क्या बोले। इन्होंने बोला कि चलो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट है AB, क्या है AB है,
ये अपने आयन से में डिसोसिएट हुआ होगा तो बनाया होगा ए प्लस और बी माइनस। इतना बात समझ में है। अब देखो भाई ये आयंस है, क्या है, आयंस है, तो इसके पास टेंडेंसी है कि ये वापस से रीयूनिट होकर मॉलिक्यूल्स बन जाएगा, बन सकता है ना। क्लियर है। तो इन्होंने तीसरा पॉइंट यही चीज बोला है। तीसरा पॉइंट ये बोला इन्होंने, आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। कहां प्रेजेंट होगा, सॉल्यूशन में। आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन हैव टेंडेंसी टू टू रीयूनिट। किसका टेंडेंसी है, रीयूनिट का, एंड फॉर्म न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। क्या फॉर्म कर देगा बेटा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। डज डज डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्टिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। इन्होंने क्या बोला, सुनना, कि सर जब ए बी टूटा, ध्यान देना इधर, ए बी टूटा तो किस में टूटा सर, ए प्लस और बी माइनस में। इसके पास टेंडेंसी है सर कि ये वापस से रीयूनिट हो जाएगा। रीयूनिट का मतलब क्या, वापस से मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और वापस से मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा तो फिर से क्या बना लेगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। क्या बनाएगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। अब जब ऐसा होगा तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता था, याद आ रहा है, पढ़ा रखे इक्विलिब्रियम में। अब ये यहाँ पे कौन सा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम जब एग्जिस्ट कर रहा तो के का वैल्यू भी कुछ होगा, दैट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और के इज इक्वल टू, हमको याद होगा कि आपको बहुत अच्छे से याद होगा, प्रोडक्ट बाय, क्लियर है। मतलब सर इस केस में भी के का वैल्यू अगर ज्यादा है तो ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। ये पहले ही पढ़ रखे हो, याद आ रहा है। और सर के का वैल्यू जब कम आएगा तो ये कैसा होगा सर, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये इनका तीसरा कंसेप्ट था, किनका, आर्हेनियस साहब का। जल्दी से नोट आउट करो। हम्म,
क्या भाई? नहीं असाइनमेंट मिलेगा, अभी बना रहा होगा। हाँ बढ़िया बात ना। नींद उंद में हो गया? चलो आगे बढ़े। कितने पॉइंट हुआ इसका? देखो फोर्थ पॉइंट में ये क्या बोलते हैं, सुनना ध्यान से, इनका फोर्थ पॉइंट समझना। इन्होंने कहा चलो एक कंटेनर लो सर, इसमें एक रड है और ये सेकेंड रड, इसको सर इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाओ इसके पास सर। तो सर ये पॉजिटिव वाले चार्ज होंगे और ये कैसे वाले होंगे सर? निगेटिव। निगेटिव वाले को तुम क्या बोलते थे? और पॉजिटिव वाले को क्या बोलते थे? अब सर इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन थे, जरा ध्यान दीजिएगा। अब वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अभी तो तुम ले रहे थे ए बी, तो ए बी ही लेके चलो, ए प्लस और बी। अब सर इसमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे तो ये जो पॉजिटिव वाला होगा वो कहां की ओर भागेगा, और ये निगेटिव वाला होगा वो कहां की ओर भागेगा, और अपने आप को क्या करेगा? डिस्चार्ज। याद आ रहा है? पहले क्लास में ये सारा चीज बताए थे सर। ये पॉजिटिव वाले कैथोड की ओर भागेगा, पॉजिटिव आयन किधर की ओर भागेगा, और निगेटिव आयन किधर की ओर जाएगा, और अपने आप को क्या करेगा? यही चीज बोल दिया। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passed through an electrolytic solution, then positive charge at cathode and negative charge at anode get discharge। कहां होगा? डिस्चार्ज होगा। यही चीज बोले कि जब इलेक्ट्रिक करंट तुम कहां से पास करवाओगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, तो पॉजिटिव चार्ज कहां जाके डिस्चार्ज होगा? निगेटिव वाले पार्ट पे। और निगेटिव वाले कहां जाके होगा? पॉजिटिव वाले। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? कैथोड और एनोड। आ रहा बात समझ में सभी को कि सर एक को कैथोड बोल रहे हैं, दूसरे को एनोड बोल रहे हैं। क्लियर है? तो सर ये चीज समझ में आ गई इन्होंने क्या बोला। और ये कैसा होगा सर? पहले कर लो उसके बाद बताता क्या बोल रहे। ये आयंस याद रखिएगा, यहां पे जो आयंस, द आयंस आर डिस्चार्ज, क्या लिख रहे हैं? द आयंस आर
डिस्चार्ज ऑलवेज इन इक्विवेलेंट अमाउंट। कैसा अमाउंट में होता है बेटा? इक्विवेलेंट अमाउंट। मतलब नहीं समझ में आ रहा? इक्विवेलेंट अमाउंट का मतलब क्या कि सर जितना पॉजिटिव जाएगा उतना ही निगेटिव जाएगा, और नीचे का जो सॉल्यूशन रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। क्या रहेगा? यहां से एक प्लस जा रहा, यहां से एक ही माइनस जाएगा, यहां से दो प्लस जा रहा तो यहां से दो ही माइनस जा रहा। इसलिए हमेशा क्या इसको बोले? इक्विवेलेंट अमाउंट में जाता है कि सर हमेशा जितना प्लस जाएगा उतना ही क्या जाएगा। जैसे मान लो रिएक्शन में मेरा FeCl2 है, क्या है? FeCl2। सर ये डिसोसिएट होगा तो Fe पे कितना आएगा? 2 प्लस और 2Cl माइनस। मतलब एक Fe जब एनोड की ओर जाएगा, किधर, सॉरी कैथोड की ओर जाएगा, किसके तरफ जाएगा? कैथोड की ओर। तो 2Cl माइनस किसके तरफ जाएगा? मतलब सर ये दो पॉजिटिव चार्ज के लिए दो नेगेटिव चार्ज हमेशा जाएगा, और बचा हुआ लेफ्ट जो सॉल्यूशन रहेगा वो सॉल्यूशन कैसा रहेगा? न्यूट्रल फेज में रहेगा। इसलिए बोले क्या कि ये जो डिस्चार्ज होने का जो प्रॉपर्टी है ना, डिस्चार्ज होने का जो टेंडेंसी है ना, वो हमेशा कैसा रहता है? इक्विवेलेंट अमाउंट में, कि जितना प्लस जाएगा उतना ही माइनस जाएगा। अगर प्लस 3 जा रहा, 3 प्लस जा रहा, जैसे अल्युमिनियम क्लोराइड ले लो, क्या ले लो? अल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, एल पे कितना? +3। तो सर कितना Cl जाएगा? तो 3 Cl जाएगा। अब देखो मान लो एक AlCl3 टूटा, सॉल्यूशन में से एक AlCl3 टूटा, एक AlCl3 टूटा तो Al पे कितना चार्ज आया? +3। Al पे कितना चार्ज आया? +3। अब ये +3 को मैनेज कितना किया? 3 Cl कहां गया? एनोड पे। बाकी जो सॉल्यूशन में जितना AlCl3 था वो तो मॉलिक्यूल्स के रूप में सेव है ना, वो तो न्यूट्रल है ना, उस पर कोई चार्ज तो नहीं आया है। और जितना चार्ज आएगा भी तो उतना ही चार्ज उसके क्या रहेंगे? निगेटिव रहेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये डिस्चार्जिंग तो होगा लेकिन हमेशा कैसा होगा? इक्विवेलेंट अमाउंट में। कौन बता रही है सारे खेल? आर्यनियस सर। क्लियर हो गए? कितने पॉइंट हुआ इनका? चलिए अगला बात करें। जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो। हो गया? हो गया? आगे बढ़े। अब यार सुनना, इनका अगला 5th पॉइंट क्या है? सुनना देखो, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में H+ आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, H+ आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कैसा होगा? और सर जो सॉल्यूशन में OH- का कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो वो कैसा होगा? होगा या नहीं होगा? इतना तो सबको पता है ना। तो इन्होंने बोला क्या कि द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन depend upon the nature of ions present on it। करा दे बात, present on it, कि सर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा किसके ऊपर? कि सर इसमें कैसा आयंस प्रेजेंट है, इसमें कैसा आयंस प्रेजेंट है। अगर H+ है, अगर सर ये आयंस बेटा, अगर ये आयंस H+ का प्रेजेंसी ज्यादा है, H+ प्रेजेंट है, तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा। अगर यही OH- का ज्यादा है तो इसका प्रेजेंसी, अगर ये प्रेजेंस ज्यादा हुआ तो ये कैसा हो जाएगा सर? बेसिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बेसिक। अब एक छोटा सा बात बताना तुम लोग, एक हम तुमको पूछते हैं कि बताओ भाई NaCl के केस में, किसके केस में? NaCl के केस में अगर NaCl वाटर में जाएगा तो कौन डिपॉजिट होगा और कौन जो होगा सॉल्यूशन में रहेगा? बताओ। Cl- सॉल्यूशन में रहेगा? नहीं बेटा सुनो,
वाटर का H प्लस डिपोजिट होगा, हाइड्रोजन के रूप में बाहर इवॉल्व होगा, क्या होगा, बाहर जाएगा। और सर Cl माइनस क्लोरीन के रूप में इवॉल्व हो जाएगा, मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में क्या बचेगा सर, Na प्लस, और कौन बच जाएगा सर, कहां रहेगा, सॉल्यूशन में लेफ्ट रहेगा। अब तुमसे पूछेगा ये सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन है, किसका पर्जेंसी आ गया, OH माइनस पर्जेंस है, तो ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा सॉल्यूशन है बेटा। आया बात समझ में, इनका क्या कहावत था, क्लियर हो गया। इनका कहना है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे करेगा, कि उसके आयंस कैसे हैं। अगर H प्लस है तो एसिडिक है, OH माइनस है तो बेसिक है। एक एग्जांपल दी NaCl_H2O, ये पहले भी पढ़ा रखे, टूटता है कैसे, कौन डिपोजिट होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ही पूरा करवा रखे हैं, हाँ पढ़ा रखे थे ना, पूरा केमिकल सीरीज ही लिखवा रखे हैं, तो देख लीजिएगा। अब इसको चीज को हम आपको बता रखे हैं, अब ये चीज आपको समझ में आ गया क्या होता है कैसे होता है, तो सॉल्यूशन कैसे एसिडिक बेसिक पहचाने, क्लियर है। चलो पुट आउट करो जल्दी। हो गया क्या, भाई पॉइंट समझ में आ रहा है ना, कि ऊपर से नहीं ना जा रहा है रेनियस, आ रहा सबका पॉइंट समझ में, बिल्कुल थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें कोई ऐसा न्यूमेरिकल, एक अल्फा डिसोसिएशन वाला सीख गए ना कैसे निकालते हैं, अल्फा आयोनाइजेशन जिसको हम बोले थे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, निकाल लोगे ना, इसमें कोई हार्ड बात तो नहीं ना है। देख लें कितना आयन से डिसोसिएट किया, बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कर देंगे, काम खत्म। हो गया, अगला इनका कहना है, एक बात बताना, अगर मान लो इस सॉल्यूशन में दो आयंस है, कितने आयंस है, और एक सॉल्यूशन है जिसमें 5 आयंस है, सुनना ध्यान से, एक सॉल्यूशन है जिसमें 2 आयंस है, एक सॉल्यूशन है जिसमें 5 आयंस है। अब अगर हम पूछे किसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, 5 का कंडक्टिविटी ज्यादा हुआ, कि सर क्योंकि आयंस का तो मूवेबिलिटी होता है, और कुछ होता है क्या, तीनों ने यही बात बोल दिया। इन्होंने बोला क्या, कि द कंडक्टिविटी
कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, किसका बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ आयंस present in the solution and also depend upon nature of ions. नेचर ऑफ आयंस का मतलब बड़ा छोटा, बड़ा रहेगा तो उसको मूव करने में दिक्कत होगा, तो उस केस में कंडक्टिविटी क्या रहेगा? कम रहेगा, और जो आयन छोटे साइज के होंगे वो सुन से निकल जाएगा। अब जैसे जाम लगा हुआ है, सोच के देखो ना, जाम लगा है, क्या पैदल आदमी के लिए जाम है? दूसरा सांग को काला एक्सट्रालेट कर रहा था। अब देखो आकाश को देख लो, वो तो ऐसी पता नहीं तो उड़ते पार हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि कहां जा रहा है ना? है, तुम अपना भूल गया क्या? हम नहीं भूले हैं। चलो जल्दी उतारो फिर आगे बढ़े। है? चलो बहुत बढ़िया। काज नहीं यार, पॉइंट तुम गिन रहे हो ना, हम थोड़ी ना पॉइंट गिन रहे। लास्ट पॉइंट एक बचा हुआ है, वो करवा रहे हैं। क्या भाई, क्या करोगे? गेट खोल के फिर बेटा दिक्कत हो जाएगा तुम्हें को। क्या फायदा हो जाएगा इससे? ना रहना दो। देखो एसी ऑर्डर किया हुआ है। आज कितना तारीख है? अभी खत्म नहीं ना हुआ है, खत्म नहीं ना हुआ। 3 4 बोले थे, 3 और 4 7 होता है। उसके 14 14 28 18 56 इसी में पता चला पूरा गर्मी खत्म। हाँ, बिजली बिल का बचत। हो गया। अब देखो, अभी जो इनका अगला पॉइंट है ना, वो पॉइंट तुमको सॉल्यूशन में मिलेगा, लेकिन हम अभी लिखवा दे रहे, सुन लेना क्या होता है। एक होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ होता नहीं है, सॉल्यूशन में दो तरह के चीज पाए जाते हैं, एक होते हैं सॉलिड और दूसरे होते हैं सॉल्वेंट। क्या होते हैं? एक होते हैं सॉलिड और दूसरे होते हैं सॉल्वेंट। तो ऐसा प्रॉपर्टी जो सॉलिड के पार्टिकल नंबर ऑफ सॉलिड पे डिपेंड करे, किस पे डिपेंड करे? नंबर ऑफ सॉलिड पे डिपेंड करे, तो उसको उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? इसमें 4 तरह के प्रॉपर्टी होते हैं। पहला, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। अरेनियस साहब कहते हैं ना
कि आयंस लाइक मॉलिक्यूल्स आल्सो अफेक्ट ऑन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये बोलते क्या है कि द आयंस लाइक मॉलिक्यूल्स आल्सो अफेक्ट ऑन द colligative properties, that is lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, and osmotic pressure। इनका कहने का मतलब यह है कि जैसे आयंस का संख्या बढ़ेगा ना, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लोबरिंग हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है। अब क्या होता है ना कि जब तुम इलेक्ट्रोलाइट को ऊपर में आयंस पूरा जम गया, समझ को देखो, आयंस ऊपर में आ गया, अब आयंस आ गया तो सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया। सरफेस एरिया क्या हो गया, तो अब वेपर बनने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। अरे बात समझ में। फिर सर दूसरा देख लो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब सर जब अब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या कर गया होगा, इंक्रीज कर गया होगा, तभी तो वेपर नहीं बन रहा था। अरे बात समझ में। फिर क्या सर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब सर ये फ्रीज भी जल्दी नहीं होगा, सारा डिपेंड किस पे कर रहा, सरफेस एरिया पे, और सरफेस एरिया क्या हो गया, डिक्रीज। अरे बस ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू सीआरटी होता है, वो आगे हम लोग देख लेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है। तो अभी बस आर्हेनियस का ये पॉइंट आपको समझना है, आर्हेनियस का ये पॉइंट माइंड में रखना है कि सर जो आयंस लाइक मॉलिक्यूल्स, आयंस जैसे मॉलिक्यूल्स इफेक्ट डालता है किसके ऊपर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर, उसी प्रकार से आयंस भी इफेक्ट डालता है किसके ऊपर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर। ये चारों बहुत डिस्क्राइब से पढ़ना है, कहां, सॉल्यूशन में। एक पार्ट ही है, हम क्या बोले, चैप्टर का 3-4 पार्ट रहेगा, उसमें से एक पार्ट सॉल्यूशन का ये है। बस अभी ये जाना आर्हेनियस के द्वारा ये वर्ड बोला गया था, किसके द्वारा क्या बोला गया था, इसलिए यहां पे पढ़ लेते हैं कि सर अब जानिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अगर वैसा प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करे, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे। किस पे डिपेंड करता है, सॉलिड पार्टिकल पे। तो इलेक्ट्रोलाइट भी कैसा पार्टिकल हुआ, सॉलिड पार्टिकल। अरे बात समझ में। तो आयंस लाइक मॉलिक्यूल्स, जिस प्रकार से मॉलिक्यूल्स इफेक्ट डालता है उसी प्रकार से आयन भी इफेक्ट डालता है किसके ऊपर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या क्या होता है सर, लोडिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है।
इन्होंने कहा। अच्छा हम बोल रहे तो समझ में आ रहा है कि हमको प्यास लगा, तुमको क्या प्यास लग जा रहा सुनते सुनते हैं? चलिए आगे आइए, लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस। लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस थ्योरी। चलिए टॉपिक बनाइए, लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस थ्योरी। चलिए हो गया। देखिए इनका सबसे पहला कंसेप्ट क्या था, इनका लिमिटेशन कहां आया? ओस्टबार्ड डाइल्यूशन लॉ, एक ओस्टबार्ड डाइल्यूशन लॉ होता है, बीच इज बेस्ड ऑन आर्हेनियस थ्योरी। किस पे बेस्ड है? आर्हेनियस थ्योरी पे बेस्ड है। बट लेकिन इट इज नॉट एप्लीकेबल, but it is not applicable on the a strong electrolyte। किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है? मतलब सर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है? एप्लीकेबल है। देखो तो पहला पॉइंट, अर्हेनियस तो ऐसा कुछ नहीं ना बताए थे कि स्ट्रॉन्ग पे होगा वीक पे नहीं होगा, ऐसा कुछ पढ़ा है क्या हमारे अर्हेनियस में? नहीं। तो यहाँ पे देखने को मिला कि एक ओस्टबार्ड डाइल्यूशन लॉ होता है। क्या होता है? ओस्टबार्ड डाइल्यूशन लॉ होता है। वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो बहुत अच्छा काम करता है, जो किस पे बेस्ड है? अर्हेनियस थ्योरी पे। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में वो क्या कर जाता है? फेल कर जाता है। ये पहला लिमिटेशन है किसका? अर्हेनियस थ्योरी का। जल्दी से नोट आउट करो। चलिए आगे बढ़े। अगला इनका लिमिटेशन है, सेकेंड लिमिटेशन, अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज्ड स्टेट। अगर कोई स्ट्रॉन्ग, हाँ लिख लो समझ लेना खुद से, लिख लो। कल से हम नोट्स बनवा देंगे और लाकर छपवा देंगे, रह जाना इसे। लग रहे हो भागना है कहीं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फ्यूज स्टेट में, फ्यूज स्टेट का मतलब क्या? मोल्टेन स्टेट में, मतलब वाटर क्या हो? अब्सेंस। फ्यूज का मतलब क्या होता है? अब्सेंस ऑफ वाटर, एब्सेंस ऑफ वाटर। कि सर वैसा फॉर्म जहां पे वाटर का एब्सेंस हो, वो फॉर्म में भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर देता है? कंडक्ट कर देता है। लेकिन बट आर्हेनियस थ्योरी सेज इलेक्ट्रोलाइट
dissociate into ions only in aqueous solution। बोला क्या क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कहां कर लेता है, फ्यूज स्टेट में। लेकिन अर्हेनियस साहब का कहना क्या था कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होगा किसमें, आयंस में। कब, एक्वस मीडियम। एक्वस का मतलब क्या, पानी वाला क्षेत्र। अरे बात समझ में। लेकिन जब ऐसा है तो फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसे कंडक्ट कर ले रहा है। अभी कंडक्टिविटी में एक पॉइंट वो लिखवाए थे ना क्या, कि कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ आयंस। याद आ रहा है। तो सर यहाँ पे तो ये आयंस में डिसोसिएट कब कहां करता है, एक्वस में। कब कहां करता है, एक्वस में। लेकिन सर ये फ्यूज स्टेट में भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा। तो अर्हेनियस यहाँ भी क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। दो लिमिटेशन, एक और लिमिटेशन, जल्दी करो इसको। चलो अगला पॉइंट क्या होगा इसका, अगला पॉइंट गर्मी लग रहा है। अच्छा, अगला पॉइंट है, इट फेल टू एक्सप्लेन, it failed to explain the factor influencing the mobility of ions। आयंस का मोबिलिटी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, कौन, आर्हेनियस साहब। ये 3 पॉइंट है जहां पे ये गच्चा खा गया था, मतलब लिमिटेशन इनका बन गया था। गच्चा 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 मतलब खराब हो गया था। उतना में से 3 बार फेल हुआ जी। अच्छा वाह। चलो हो गया। चलिए आगे बढ़े। अगला टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन।
कौन कौन सा फैक्टर है जो इफेक्ट करेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का और आयोनाइजेशन का? चलिए देखिए, सबसे पहला फैक्टर समझिएगा। सबसे पहला फैक्टर नेचर ऑफ सॉल्यूट। सबसे पहला फैक्टर क्या? नेचर ऑफ सॉल्यूट। अगर ये सॉल्यूट में, सुनना ध्यान से, अगर ये सॉल्यूट में बेटा कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स आ जाए, कैसा हो जाए? कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स आ जाए। जैसे सर एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं H2S हो गया, HCN हो गया, ETC कर लो, या ले लेते हैं CH3COOH हो गया, ETC में रख लो। तो सर ये जब टूटेगा तो जरा सा देखना, H पे प्लस टूटेगा और HS पे माइनस टूटेगा। सर ये जब टूटेगा तो H पे प्लस टूटेगा और CN पे, और ये जब टूटेगा सर तो CH3COO पे माइनस और H पे ये टूटेगा। इस केस में जो अल्फा निकल के आएगा वो एक से बहुत ज्यादा क्या होगा? कम होगा। और इसको हम क्या बोलेंगे सर? कि जो कोवैलेंट वाले होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। हर बात समझ में? उसी प्रकार से सर आयनिक वाला का अगर बात करें तो सर अगला अगर बात किया जाए आयोनिक का, आयोनिक में सबसे बढ़िया तो हमको दिखता है NaCl। सर KCl EDC में रख लो। इस केस में अल्फा जो होगा इज नियरली क्लोज टू 1। किसके क्लोज में होगा? तो इस केस में सर इसको हम क्या बोलेंगे? मतलब सर अब हम देख के आयनिक और कोवैलेंट के हिसाब से बता देंगे कि कौन स्ट्रांग है और कौन वीक है। किसका डिसोसिएशन 100% हो सकता है और किसका डिसोसिएशन 100% नहीं हो सकता। आगे बात समझ में? चलिए सबसे पहला पॉइंट लिखिए, नेचर ऑफ सॉलिड, जल्दी। पानी सब खत्म कर दिया क्या तुम लोग? चलिए हो गया। अगला पॉइंट है, इसका अगला पॉइंट है बेटा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। पहला क्या था? सॉलिड, दूसरा क्या है? सॉल्वेंट। अब जरा सा देखो, सुन लो ध्यान से। सर सॉल्वेंट दो प्रकार का होगा। सॉल्वेंट कितना प्रकार का होगा? एक होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा इधर, कि सर एक होगा पोलर, क्या होगा? और दूसरा होगा सर, हमको याद है कि आपको पोलर और नॉन पोलर बहुत अच्छे से पता है।
जिसमें सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है उसको पोलर बोलते हैं, और जिसमें सर सेम होता है तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन पोलर बोलते हैं। क्लियर है? तो सर ये पोलर वाले जो होंगे कि जब सर हमारा इलेक्ट्रोलाइट एक पोलर सॉल्वेंट में जाता है, किस में जाता है, पोलर सॉल्वेंट में जाता है। मान लो ये जो मेरे पास A प्लस था और क्या था सर, B माइनस, क्या गया सर, B माइनस, ये कहां गया सर, पानी में, कहां गया, पानी में। तो जब पानी में जाएगा ना तो जरा सा ध्यान दीजिएगा, ये प्लस वाला है तो ये जो वाटर होंगे ना वो इस प्रकार से इसको घेरेंगे। ध्यान दीजिए ना सबको, ये दिख रहा है क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कैसा टर्मिनल है, निगेटिव, और निगेटिव से ये चारों तरफ से घिरा रहेगा। मतलब सर इसका जो डिसोसिएशन होगा, इसका जो डिसोसिएशन होगा वो नियरली टू द 1 होगा। लेकिन सर अगर ये नन, ये बी वाले को सर, बी वाले को इस प्रकार से घेरा रहेगा, देखो इसमें क्या हो रहा है सर, पॉजिटिव वाला किसके करीब जा रहा है, निगेटिव का। मतलब सर ये डिसोसिएशन कैसा हो रहा है, 100% वाला। अरे बात समझ में। लेकिन सर यही अगर यही सेम चीज को अगर इसमें देखें तो ये कैसा है सर, नन पोलर। अब नन पोलर है सर तो ना प्लस होगा ना माइनस होगा, नन पोलर ना ही प्लस होगा ना ही माइनस होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा, सेम, तो ना ही ये प्लस होगा ना ही ये माइनस होगा। तो इसमें A प्लस जाएगा भी तो क्या कोई असर पड़ेगा क्या, इसको कोई घेरेगा क्या, A प्लस जाता, अगर इसमें माइनस रहता तो माइनस उसको घेर लेता। अरे बात समझ में। रामायण देखे हो, राम जी जब यहाँ सीता जी घरे जाते थे तो एक से एक कन्या उनको घेर लेती थी। क्यों? क्योंकि ये शादी के लिए। हाँ बहुत बढ़िया, यही पे ध्यान रख। अच्छा वो सालियां, बाप रे बहुत एक्सपीरियंस है यार तुम लोगों के पास। अब जरा देखो, तो ये जो पॉजिटिव है ना उसको हमेशा निगेटिव घेर के बैठता है, और उसका डिसोसिएशन को कैसा बनाने की कोशिश करता है कि इस केस में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा, किसके केस में, पोलर के केस में, वो कैसा होगा, हाई होगा। लेकिन सर इसके केस में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसा होगा, बताओ भाई, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसा होगा। इस केस में सर अल्फा इज नियरली टू 1। मतलब सर ये केस किसका आएगा, अब ये डिसोसिएशन वाला भी केस है क्या, सर ये जब डिसोसिएशन वाला भी केस है तो के का भी वैल्यू क्या रहेगा सर, हाई रहेगा। क्लियर है? सर इस वाले केस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम, तो अल्फा क्या होगा सर, 1 से कम होगा, और ये कैसा बनेगा सर, ये कैसा होगा सर, वीक इलेक्ट्रोलाइट। मतलब सर इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट देखने को हमको नहीं मिलेगा, और साथ में क्या दिखेगा सर, साथ में के भी क्या दिखेगा सर। मतलब सर पोलर रहा तो ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट बनेगा, और नॉन पोलर रहा तो इलेक्ट्रोलाइट का बनने का संभावना कम होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा किसमें, पोलर में, नॉन पोलर में सर कम होगा। यही फैक्टर पढ़ रहे हो ना कि कब ज्यादा और कब। क्लियर है? चलिए जल्दी नोट आउट कीजिए। फैक्टर खत्म करने के बाद छोड़ रहे, कितना हुआ, 2 हुआ ना, 2 और है, डाइल्यूशन और टेम्परेचर, जल्दी, वो एक एक लाइन का है।
अरे तुम नहीं करना है यार, इतना नहीं करना तो ए प्लस लिख के इसको घेरा से माइनस लिख कर दो ना, कि माइनस से ये टेक आ जाएगा और बी माइनस है तो इसके चारों तरफ से क्या लगा दो, पॉजिटिव। मतलब कुछ काम अपने से दिमाग नहीं लगा सकते हो। हम तो बाटे लेके तुमको समझाने का कोशिश किए कि ऐसे घेरता है इसको। कौन सा राइटिंग लिखते हो, खुद समझ लोगे हैं? नेट का तैयारी कर रहा क्या, आईआईटी का है? नेट का, तब ठीक राइटिंग है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी डॉक्टर का राइटिंग समझ में नहीं आता यार, कौन दिक्कत है? तो उसके साथ दिक्कत है नहीं यार, पता चलेगा तुमको बिल्डिंग सीधा बनाना, तुम ऐसे बना दोगे। जी ओ वाह, कंसेप्ट तो तुम्हारा बहुत क्लियर है, किसी दिन तुम क्लियर मत हो जाना। अच्छा वही चलता है, खाता वो नहीं है इसीलिए वैसे रहे, खाए के क्या जरूरत है, इसी बचे रहे थे। मेरा वाला हाँ जी, आ गया यार, आ गया। अगला है डाइल्यूशन। देखो 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 सुनो सर, जितने ज्यादा डाइल्यूट होंगे, जितने ज्यादा डाइल्यूशन होगा, उतना ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होगा। मतलब सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, डाइल्यूशन का, पहला चीज। दूसरा क्या है सर, टेम्परेचर, जरा सा देखना टेम्परेचर। अब एक छोटा सा बात बताओ, टेम्परेचर सर ए बी डिसोसिएट होता है किसमें, ए प्लस और बी माइनस में। सर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये डिसोसिएशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो अल्फा भी क्या होगा। इसी के साथ अरहेनियस हुआ समाप्त। बाकी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जीते रहो, खुश रहो, और क्या।